जैसा कि आपने सुना, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी दिल्ली इस वक्त बन चुकी है एक बड़े तनाज़े का मरकज। और ये मामला शुरू हुआ 9 फरवरी को, जब अफजल गुरु की फांसी के ऊपर, जो एक कश्मीरी शहरी थे, उनकी फांसी के ऊपर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। उस सेमिनार में एक तकारीर हुई, वहां पर जो है बहुत ज्यादा तलखियां भी हुई, बातें भी हुई। नेहरू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली की ही नहीं, हिंदुस्तान की एक बहुत अहम यूनिवर्सिटी मानी जाती है। 1969 से जब से ये यूनिवर्सिटी का कयाम अमल में आया है, ये दर्जा बदर्जा ऊपर जाती हुई नजर आती है और आज ये हिंदुस्तान की सबसे आला तालीमी दरसगाहों में से एक है। मामला शुरू हुआ जब 9 फरवरी को अफजल गुरु के ऊपर की फांसी को लेकर एक प्रोग्राम हुआ। इस प्रोग्राम में ने हिंदू राइट विंग और बीजेपी को काफी हद तक खौफजदा कर दिया है। सारे मामले को बड़े गौर से देखेंगे। पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट और उसके बाद आते हैं सारे मामले के पीछे क्या है। की आजादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। भारत में तुलबा का सच मोदी सरकार से बर्दाश्त न हुआ। भारतीय राजधानी दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में तुलबा यूनियन के सदर कन्हैया कुमार की गद्दारी के मुकदमे में गिरफ्तारी के बाद छिड़ने वाली बहस ने पूरे हिंदुस्तान को अपनी लपेट में ले लिया। 9 फरवरी 2013 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में अफजल गुरु को फांसी दी गई, जिसे अदालती कत्ल करार दिया जा रहा है। जो संविधान झंडेवालान और नागपुर में पढ़ाया जाता है, उस संविधान पे हमको कोई भरोसा नहीं। अफजल गुरु की फांसी के बाद कश्मीर से दिल्ली तक पूरे हिंदुस्तान में मुजाहिरों और एहतजाजी रैलियों ने मोदी सरकार के नाक में दम कर रखा है। भारत माँ का अपमान ये राष्ट्र कभी सहन नहीं कर सकती। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी समेत तमाम लेफ्टिस्ट पार्टियां भारतीय जनता पार्टी की इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। हिंदुस्तान में ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर महात्मा गांधी के कातिल की बरसी मनाई जा सकती है, तो अफजल गुरु की बरसी पर इतना वावेला आखिर किस लिए? लेके रहेंगे आजादी, ये वो नारे हैं जो भारत के दारुल हुकूमत में कश्मीरी लोग जो हैं वो लगा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ ये नारे नहीं लग रहे हैं, खुद भारतीय दारुल हुकूमत में ये नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। और अब मामला यहां पहुंचा है कि कन्हैया कुमार, जो कि स्टूडेंट्स यूनियन के सदर हैं JNU के, उनके खिलाफ सीधा सीधा बगावत ही का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और मामला उस वक्त ज्यादा खराब हो गया जब राजनाथ, जो भारत के इंतहाई बीजेपी के इंतहाई पिलर की हैसियत रखते हैं, बहुत अहम हैसियत के मालिक हैं, उन्होंने, और भारत के वजीर दाखिला है, यूनियन वजीर दाखिला है, बहुत उनकी अहमियत है हुकूमती एतबार से भी और सियासी एतबार से भी। उन्होंने एक बयान ये दाग दिया कि ये जो सेमिनार हुआ था, इसको हाफिज सईद साहब की और लश्कर तैयबा की हमायत हासिल थी। बहुत ही मज़हका खेज इल्जाम था और इस इल्जाम की बुनियाद उन्होंने लगाई थी कि एक ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक फेक अकाउंट हाफिज सईद के नाम से आया, जिसने हमायत की इस सेमिनार की। और भारतीय वजीर दाखिला ये समझे कि हो ना हो ये हाफिज सईद साहब और लश्कर तैयबा का स्पॉन्सर्ड सेमिनार है, जिसके बाद उनकी काफी ज्यादा ह्यूमिलिएशन हुई। काफी आज जो है, कल इतवार के दिन एक बहुत 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबी एक ह्यूमन चेन बनी, इंसानी हाथों की जंजीर बनी, जिसमें भारत के तालिब इल्म, भारत के उसातिज़ा इस मामले में इकट्ठे हुए हैं। और भारत में इस वक्त नई दिल्ली में काफी बड़ा जो एहतजाज है वो इस वक्त भी जारी और सारी है। इस वक्त जो बाकी तमाम पार्टीज हैं, कांग्रेस है, इसके बाद आम आदमी पार्टी है, उन्होंने इसकी मुखालफत की है। और भारत हमेशा ये भूल जाता है कि कश्मीर के अंदर जो हमायत है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान की तरफ ही नहीं, भारत के अंदर से भी जो है वो उसकी बात आती है, वहां झंडे लहराए जाते हैं। कुछ अर्सा कबल मैंने इंटरव्यू किया, मैंने बात की, और ये बात जो है ये तस्लीम की जाती है भारत की क़यादत की तरफ से भी। कुछ अर्सा कबल मैंने बात की भारत के मकबूजा कश्मीर के वजीर आला उमर फारूक साहब से, जो काफी प्रो इंडिया स्टांस के हामिल समझे जाते हैं। और उन्होंने, जब मैंने उनसे इंडिया के पाकिस्तान की, मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की हमायत को लेकर सवाल किया, उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, जरा देखिएगा। कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं, वो पाकिस्तान की मुदाखलत की वजह से लहराए जाते हैं? मुदाखलत, चलिए उस हद तक तो मैं नहीं जाऊंगा।
मैंने कभी ये नहीं कहा है, मैंने कभी ये नहीं कहा है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान को पसंद करने वाले लोग नहीं रहते हैं, वो मरते दम तक रहेंगे। लेकिन वो लोग 1989 से पहले भी वहां रहते थे। उस वक्त बंदूक का कोई असर रसूख नहीं था। मैं जब मुदाखलत की बात कर रहा हूं, मैं खास करके बंदूक की। इन्हीं सारे मामलात के ऊपर बात करने के लिए हमने जहमत दी है डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक को। जाने मानी शख्सियत हैं भारत की, एक तो गुरु माने जाते हैं योगा के, इसके अलावा लिखारी है, सहाफी है और भारतीय हुकूमत के हलकों में भी उनके करीबी ताल्लुकात हैं। पिछले दिनों जब वो पाकिस्तान आए कुछ अरसा कबल, हाफिज सईद साहब का इंटरव्यू किया, उनके ऊपर भी तकरीबन बगावत ही के इल्जामात लगे। हमने और कल उन्होंने एक बहुत ही अहम कॉलम लिखा, 13 तारीख को उन्होंने दुनिया अखबार में एक कॉलम आया उनका, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका अपनी पॉलिसी तब्दील कर रहा है जनूबी एशिया के हवाले से। वो भी जरा उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इससे उनका क्या मतलब है, क्योंकि उन्होंने ये तजवीज दी है कि पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान अमेरिका को छोड़े, तीनों मुल्क खुद बैठें और अपनी नई पॉलिसी, नई फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद रखें। इस पर भी उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो मामला ये बताइएगा कि आप भी इन्हीं इल्जामात से गुजरे हैं। कन्हैया लाल जो है, कन्हैया कुमार जो है, उनके ऊपर भी इसी तरह के जो है वो इल्जामात लगाए गए हैं तलबा यूनियन के। ये भारत में बीजेपी की हुकूमत, जिससे आपका मुझे पता है कि करीबी ताल्लुक भी है, आप बताइए कि क्यों इस तरह से जो एक हिंदवाता की या एक्सट्रीमिज्म की पॉलिसीज को इस वक्त फॉलो किया जा रहा है और आगे क्या मुस्तकबिल होगा? मुझे लगता ये है कि हमारे मुल्क में जो गलतफहमियां फैल रही हैं, ये ज्यादा करके हमारे भाइयों की वजह से फैल रही है। टीवी चैनल्स और अखबार चीजों को तोड़ मरोड़ के छापते हैं और सारे मुल्क के लोगों को इतनी फुर्सत नहीं है कि वो किसी भी मामले की गहराई में जाएं। अभी सारे मुल्क में ये बात फैल गई है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसका कि मैं पहला पीएचडी हूँ, आज से 50 साल पहले सबसे पहले मुझे पीएचडी दी थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। वो यूनिवर्सिटी पूरे मुल्क में इस बात के लिए बदनाम हो गई है कि कोई न कोई उठपटांग चीज वहाँ उठती रहती है, कोई न कोई सियासी हुड़दंग वहाँ मचता रहता है। ये यूनिवर्सिटी के लिए मैं अच्छी बात नहीं मानता हूँ, लेकिन जिन लोगों ने वहाँ तकरीरें की हैं और मुजाहिरा किया है, मैं उनके हक को कबूल करता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि चाहे वो किसी के भी खिलाफ नारे लगा रहे हो, उनको नारे लगाने का पूरा हक है, पूरी आज़ादी है। हिंदुस्तान एक जमहूरियत है, हिंदुस्तान कोई तानाशाही नहीं है। वो चाहे गलत बात कहें चाहे सही बात कहें, उनको अपनी बात कहने का हक है। आज मैंने बाय चांस कन्हैया कुमार का पूरी तकरीर उनकी मैंने सुनी, उनका भाषण सुना। कन्हैया कुमार के भाषण में एक लफ्ज भी ऐसा नहीं है कि जिस पर कोई एतराज करे। पता नहीं क्यों कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया है। मुझे पूरा एतमाद है कि वो अगले 1-2 दिन में कोर्ट उनको बरी कर देगी। अच्छा वेद प्रताप जी, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये भी बताइएगा कि राजनाथ जी जो बहुत ही जिम्मेदार कुर्सी के ऊपर इस वक्त बैठे हुए हैं, उनका कोई भी बयान जो है वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। उन्होंने जिस तरह से हाफिज सईद साहब का लश्कर तैयबा का नाम ले दिया बगैर तहकीक के कि ये जो ट्विटर अकाउंट है वो उनका है भी कि नहीं है, इस तरह की जिम्मेदार शख्सियात को क्या एहतियात नहीं बरतनी चाहिए? ठीक है, मीडिया का तो आपने कसूर दे दिया, लेकिन क्या ये पॉलिटिशियन जो है, जो स्पेशली इतनी अहम सीटों पे बैठे हों, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी नहीं बनती? नहीं, आप सही फरमा रहे हैं। राजनाथ सिंह बहुत जिम्मेदार आदमी हैं और मेरे लिए तो छोटे भाई की तरह हैं। वो मेरी बात भी बहुत मानते हैं और मैं भी उनका बहुत एहतराम करता हूँ। अगर आप कहते हैं कि वो हाफिज सईद वाला ट्विटर अकाउंट गलत था, मसनूई था, फेक था, तो राजनाथ सिंह जी को इस मामले में बहुत ही एहतियात बरतना चाहिए था और वो अब बरतेंगे। आपने कहा है, ये बात पता चल गई है, तो मुझे पूरा एतमाद है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब पूरा सावधानी रखेंगे, सतर्कता बरतेंगे और कोई गलत बयानी नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो ये तालिबे इल्म हैं, मैं तो पहला तालिबे इल्म हूँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का, और मैंने कई मुहिमें चलाई और उसके कारण यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी और हमारी पार्लियामेंट कई बार बंद हुई आज से 50 साल पहले मेरी वजह से।
लेकिन वो एकेडमिक मामला था। मैं अपना रिसर्च अपनी जुबान में करना चाहता था, अंग्रेजी में नहीं करना चाहता था। लेकिन मैंने कोई पॉलिटिकल मसला अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं उठाया, किसी पार्टी के इशारे पर मैंने कभी गाली गुस्सा नहीं किया। ये जो कन्हैया कुमार है, मैंने आज उसका स्पीच सुना, उसको एंटी नेशनल कहना बिल्कुल गलत है। लेकिन कन्हैया कुमार ने अपने स्पीच में नेताओं को, हमारे मुल्क के रहनुमाओं को, दूसरी पार्टियों को, सबको बहुत भला बुरा कहा है। वैसा करने से चले बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपका मैंने कॉलम असल में देखा जो 13 तारीख को यहाँ पर शाया हुआ दुनिया अखबार में, उसमें आपने एक बहुत ही दिलचस्प जो है वो एक हकीकत लिखी है, एक बात जो है वो आपने लिखी है। आपने लिखा कि भारत के हवाले से अमरीकी पॉलिसी में एक बड़ी तब्दीली की खबर गर्म है। खबर यह है कि गुज़श्ता 7 वर्षों से अमरीका ने अपनी भारत पॉलिसी को पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अलग रखा था, यानी एफपाक से अलग ट्रीट कर रहा था। लेकिन अब इसकी कोशिश है कि जो अफसर और सफीर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को देखते हैं वही भारत को भी देखें। इसका क्या मतलब है और आपने क्यों इसको ये माना है कि ये भारत के लिए सही नहीं होगा? जी, मैं इसको मानता हूं। मैंने ये नहीं कहा कि भारत के लिए सही नहीं होगा। मैंने ये कहा है कि अगर अफगानिस्तान अच्छा थोड़ी सारी माजरत के साथ आपने शिव शंकर मेनन जी को कोट किया है, जो बजाते खुद जाहिर है एक बहुत ही सीनियर भारतीय डिप्लोमेट है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की ये नई पॉलिसी भारत के लिए मुफीद नहीं होगी। योर टेक सर। जी हाँ, शिव शंकर मेनन जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। उन्होंने मेरे साथ बरसों काम किया है, लेकिन मैं उनके जो ओपिनियन है उससे मेरे इत्तेफाक नहीं करता हूं। मेरा कहना यह है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तीनों मुल्क एक ही परिवार है, एक ही कुटुंब है। हम सब लोग एक ही फैमिली के सदस्य हैं, एक ही फैमिली के मेंबर हैं। हम तीनों मुल्कों को मिलके बड़े एतबार के साथ, एक दूसरे पे एतमाद के साथ काम करना चाहिए। अगर तीनों मुल्क मिल के काम करें तो हमारा फौजी खर्च भी कम होगा, हमारे पास रिसोर्सेस इतने हैं कि पूरे जनूबी एशिया की किस्मत को हम लोग बदल सकते हैं। मुझे मालूम है कि लेकिन यहाँ पे ये डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बताइएगा कि कैसे ये आपकी जो सोच है बिल्कुल दुरुस्त सोच है और बिल्कुल हर जो होशमंद आदमी है वो आपकी सोच को कदर की नजर से देखेगा। लेकिन मामला यूं होता है कि जो ही कुछ मामला बढ़ने लगते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है। एक एक्सट्रीमिस्ट तबका भारत में है, एक पाकिस्तान में है, एक अफगानिस्तान में है, कुछ ना कुछ वो एक्सट्रीमिस्ट कर देते हैं और हम तमाम तीनों मुल्क जो हैं वो एक किस्म के आप समझें कि उनके किए कराए के ऊपर जो है वो सारा पानी फिर जाता है। हाँ, वो ये जो एक्सट्रीमिस्ट मुल्क में जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, आपके यहाँ भी हमारे यहाँ भी, वो हमारी सरकारों को उंगलियों पे नचाते हैं। लेकिन आप एक बात की तारीफ जरूर करेंगे कि हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किस कदर एक दरिया दिली का सबूत दिया है कि मियाँ साहब के यहाँ, नवाज शरीफ साहब के यहाँ वो तुरंत पहुंच गए, काबुल से सीधा फ्लाई करके उनके घर पहुंच गए। मियाँ साहब के यहाँ मैं तो रहा हूँ उनके घर में आज से 20 साल पहले रायविंड में। मैं आपके सारे रहनुमाओं को व्यक्तिगत पर्सनली जानता हूँ शख्सी तौर पर। मैं आपको सच कहता हूँ कि पाकिस्तान के आवाम से मिलके मेरी तबीयत बहुत खुश होती है। मुझे लगता है सब मेरी फैमिली के मेंबर हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर वेद प्रताप साहब, आपने बड़ी तफसील से अहाता किया उन मामलात का जो पाकिस्तान और भारत को और अफगानिस्तान को भी दरपेश है। और इसके साथ ही आपने ये सोल्यूशन आपका जो है वो ये है कि पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान को आपस में एक नई जहद की तलाश करनी चाहिए, आपस में एक नई स्ट्रैटेजी की तलाश जो है वो ये करनी चाहिए। डॉक्टर वेद साहब थे और इससे पहले हमने तफसील से अहाता किया कि किस तरह से भारत का दारुल हुकूमत नई दिल्ली इस वक्त कश्मीर की आज़ादी का एक मरकज बना हुआ है और भारत की हुकूमत को दरपेश है एक बड़ी मुहिम, बड़ी एहतजाजी मुहिम। देखते हैं आगे क्या होता है।